अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? पक्षी, मेढक, स्तनपायी या इनमें से कोई नहीं? आंतरिक निषेचन नहीं होता है। मेढक एक ऐसा जीव है जिसमें आंतरिक निषेचन नहीं पाया जाता है। देखेंगे, इसको समझेंगे भी। आखिर क्या है आंतरिक निषेचन, बाह्य निषेचन, इन सारे चीज़ों को हम लोग जानेंगे। बाह्य निषेचन मादा शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को बाह्य निषेचन कहते हैं। क्योंकि मेढक में क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है। जैसे जलीय जंतु जितने भी हैं, मछली, तारामीन। अब तारामीन को हम लोग क्या कहते हैं, स्टारफिश कहते हैं। उसको यहाँ पे इमेज के थ्रू देख सकते हैं। तो जैसे मछली, तारामीन, मेढक आदि, ये सारे जो भी जीव हैं इसमें बाह्य निषेचन होता है। बाकी अंतः निषेचन वाले हैं। तो मेढक एक ऐसा जीव है जिसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है, बाह्य निषेचन होता है। अब ये थोड़ा सा स्टारफिश के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो तारा मछली इकाइनोडर्मेटा संघ की अपृष्ठवंशी प्राणी है जो केवल समुद्री जल में ही पाई जाती है, बाकी पानी में नहीं पाई जाती है। इसका शरीर का आकार तारा जैसा होता है, यानी तारे भी देखिएगा आप तो ऐसा ही इमेज बनता है, स्टार जैसा। ठीक है। शरीर में डिस्क और 5 भुजाएं होती हैं जो आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 करके। यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे 5 भुजा इसका दिख जाएगा, जो कड़े प्लेट्स से ढकी रहती है। ऊपरी सतह पर अनेक कांटेदार रचनाएं रहती हैं, जो यहाँ पे ऊपर कांटेदार रचना दिख रही होगी। डिस्क पर मध्य में गुद्दा स्थित होता है। ये स्टारफिश का थोड़ा सा कहानी है, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। बाह्य निषेचन किस में होता है? बाह्य निषेचन क्या है? जो शरीर के बाहर होने वाला निषेचन होता है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। मछली, तारामीन, मेढक आदि में बाह्य निषेचन होता है। वहीं पे कुछ जीवों में आंतरिक निषेचन होता है, यानी जब निषेचन की क्रिया यानी मादा युग्मक नर युग्मक का संलयन शरीर के भीतर होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक निषेचन कहते हैं। आशा करते हैं समझ गए होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा द्विखंडन। अगला क्वेश्चन है द्विखंडन एक प्रकार का क्या है, ये बताना है। एक प्रकार का क्या है? तो हमारा कायिक प्रवर्धन है, अलैंगिक जनन है, लैंगिक जनन है, इसमें से कोई नहीं। द्विखंडन सबसे पहले एक अलैंगिक जनन है, ये याद रखना है। इसके बाद कुछ और भी चीज़ें जानेंगे द्विखंडन के बारे में। तो द्विखंडन की प्रक्रिया से गुजरने वाले एक कोशिकीय जीवों के जो उदाहरण है अमीबा, पैरामीशियम, लेशमेनिया आदि। अमीबा में भी द्विखंडन होता है, इसका शरीर टूट करके 2 भागों में बढ़ता है। पैरामीशियम का भी होता है। इसके अलावा लेशमेनिया है, इसमें भी अलैंगिक जनन होता है। द्विखंडन है क्या? इस प्रक्रिया में विभाजन के बाद जनक कोशिका समाप्त हो जाती है और 2 नए जीवों को जन्म देती है, जो कि यहाँ पे देखिएगा तो 2 क्रोमोसोम बन गए। यहाँ पे दोनों अलग अलग विभाजित हो गए, विभाजित होकर के 2 नए जीव बना लिए और यहाँ पे जो जनक कोशिका थी वो समाप्त हो गई, यानी ये जनक कोशिका जो थी वो समाप्त हो गई, पता नहीं चली कहाँ चली गई। किसी भी कोशिका का 2 भागों में विभाजित होकर 2 नई कोशिकाओं का निर्माण करना ही द्विखंडन कहलाता है। अगर सुन करके लिखने में दिक्कत हो रहा है तो वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लीजिए। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है। इनमें से कौन अंडप्रजक है? एकिडना, कंगारू, गाय, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा एकिडना जो है वो अंडा देता है। अभी ये है क्या? तो देख लीजिए यहाँ पे आपके सामने इस जानवर का फोटो है, ये अंडा देने वाला जानवर है। एकिडना ऑस्ट्रेलिया और नया गिनी में रहने वाला, न्यू गिनी इसको कहते रहने वाला मोनोट्रीम गण की प्राणी है। इनकी 4 ज्ञात जातियां हैं। इनके अलावा केवल एक प्लेटिपुस की जाति जो है वो मोनोट्रीम गण की 5 अस्तित्ववान जातियों में से है। पूरे स्तनधारी वर्ग के केवल 1-5 ही हैं जो अंडे देते हैं। केवल यह 5 ही जातियां हैं जो अंडे देते हैं। चारों एकिडना जातियां टैकीग्लोसिडाए नाम कुल से सम्मिलित हैं। टैकीग्लोसिडाए नामक कुल से ये जुड़े हुए हैं। इतना कहानी अगर हम याद नहीं भी करना चाहते हैं, ये आप लोगों को बेसिक नॉलेज के लिए दे दिए हैं। तो हमें इस फोटो को याद रखना है। अंडा देने वाला है, कहाँ पाया जाता है?
ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के क्षेत्रों में पाया जाता है, इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इसमें से पूरे जीवन काल में एक ही बार पुष्प कौन देता है? बांस, आम, ताड़ या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बांस। ये भी याद रखेंगे कि मोनोकार्पिक पौधे होते हैं वे पौधे जो पुष्प व फल कई वर्षों की कायिक प्रवृद्धि के पश्चात केवल एक ही बार, यानी बांस केवल एक ही बार देते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मोनोकार्पिक पौधे जो एक ही बार। इसके अलावा कुछ बांस हो गए, अगेव हो गए, एक अगेव का यहाँ पे पौधा दिए हुए हैं आपको फिगर में, बहुत अच्छे से इसको आप लोग देख सकते हैं। अगेव, बांस, ये सब क्या ऐसे पौधे हैं जो मोनोकार्पिक कुल के हैं। और मोनोकार्पिक वैसे पौधों को कहते हैं जो पूरे जीवन में एक ही बार फूल या फल पौधा तैयार करता हो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में कौन द्विगुणित है? इसमें से कौन सा है जो द्विगुणित है? तो आपके सामने इमेज है यहाँ पे। पराग, अपराग जो है वो द्विगुणित है या नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। अंड भी द्विगुणित नहीं है। ए तथा बी बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये सब अगुणित है। इसको चाहिए नर परागकण है, तो इसको चाहिए वर्तिकाग्र, जहाँ पे जाकर के अंडाशय से, अंडाणु से संलयन की क्रिया करेगा। फिर अंड है, इसको भी नर युग्मक चाहिए संलयन की क्रिया के लिए, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ए तथा बी भी हमारा गलत हो गया। युग्मनज हमारा सही है। युग्मनज तब बनता है जब नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है, तब बनता है युग्मनज, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। नर तथा मादा के मिलने के बाद इसमें शुक्राणु प्रवेश करता हुआ यहाँ पे दिख जाएगा आपको। तो शुक्राणु जैसे ही प्रवेश किया इसमें, तो ये शुक्राणु दिख रहा है आपको। शुक्राणु के प्रवेश करते ही फर्टिलाइजेशन होता है, तो यहाँ पे जाइगोट बन जाता है। कुछ यहाँ पे द्विगुणित अवस्था ऐसे दिखाई देने लगता है। इसको फिर से एक इमेज के थ्रू समझे। शुक्राणु जब अंडाणु से निषेचित हो जाता है, उसके बाद ये सारी की सारी क्रियाएं, ये ऐसे वृद्धि करना, किस किस कंडीशन में क्या क्या होता है। अंडाणु शुक्राणु निषेचित होते हैं, उसके बाद इसमें कोशिका विभाजन शुरू होता है। कोशिका विभाजन के बाद इसमें जो भ्रूण कहते हैं, युग्मनज कहते हैं, यहाँ से बनते हुए आगे बढ़ता है, तो हम लोग पूर्ण रूप से एक शिशु को देखते हैं। वही शिशु विकसित होकर के कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये शुक्राणु का एक फिगर है, इसको आप लोग चाहे तो बना सकते हैं। अंडाणु में शुक्राणु के प्रवेश को दिखाना हो दिखा सकते हैं, युग्मनज की क्रिया को दिखाना हो दिखा सकते हैं। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हैं, इसको भी देखिएगा। दो युग्मक कोशिकाएं, यहाँ पे दो युग्मक कोशिकाएं, यहाँ पे गौर कीजिएगा। यहाँ पे आप लोग दो युग्मक कोशिकाएं लैंगिक प्रजनन के द्वारा संयुक्त हो जाती हैं। जिस कोशिका का, तो संयुक्त होने के बाद जिस कोशिका का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? युग्मज या युग्मनज कहते हैं, या गैमीट या जाइगोसाइट कहते हैं। तो ये युग्मनज का नाम मिला हमें, युग्मज, युग्मनज, गैमीट या जाइगोसाइट कहते हैं। दो युग्मकों के मिलने की क्रिया को क्या क्या कहा जाता है? युग्मज कहा जाता है, युग्मनज कहा जाता है, गैमीट कहा जाता है, जाइगोसाइट कहते हैं। आशा करते हैं क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे फिर से पूछा है, हम लोग इमेज के थ्रू भी समझेंगे। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा ये कह रहा है कि किस फल का बीज चोल खाया जाता है? तो बीज चोल इसमें से सभी का खाया जाता है, चाहे वो शरीफा हो, लीची हो, जायफल हो, सबका खाया जाता है। यहाँ पे दिखा दिया गया है, इसका हम लोग खाते हैं क्या? अभी ये इसके बारे में बात करें, जायफल के कुछ फ़ायदे भी हैं। ये पाचन क्रिया को सही रखता है, सर्दी खांसी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सिर दर्द हो गया या लकवाग्रस्त अवस्था हो गया, हृदय रोग, ये सारी चीज़ों से बचाने का काम करता है जायफल। जायफल हम लोग अच्छा खासा यूज कर सकते हैं इन 4-5 चीज़ों में बहुत अच्छे से। जायफल का वनस्पतिक नाम होता है मेरिस्टिका फ्रेग्रेंस, और संस्कृत जाति फल कहते हैं। संस्कृत में इसको क्या कहते हैं? जाति फल कहते हैं। यह एक सदाबहार वृक्ष है जो इंडोनेशिया के मोलुकास द्वीप का एक देशज वहाँ का पौधा है, वृक्ष है, जिससे ये प्राप्त होता है। इससे दो मसाले प्राप्त होते हैं, जायफल तथा जावित्री, दो फल प्राप्त होते हैं। और सबसे खास ये दोनों मसाले जो हैं, यह चीन, ताइवान
मलेशिया, ग्रेनाडा, केरल, श्रीलंका, दक्षिणी अमेरिका में खूब ज़्यादा मात्रा में इसका उत्पादन किया जाता है। तो केरल भी हमको याद रखना है भारत का जगह, ठीक है। और यहाँ पे जायफल हमें भरपूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम लीची देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी लीची देख सकते हैं। इसका भी हम लोग कौन सा भाग खाते हैं, बीज चोल खाते हैं, बीज के ऊपर का हिस्सा खाते हैं। इसके अलावा हमारे पास अब एक और बच गया, यहाँ पे हम जायफल देख लिए। जायफल का पौधा कुछ इस तरीके से दिखाई देता है और इसके बीज चोल को यानी इसके कवर को यहाँ पर से हटा देते हैं हम लोग, और हटा करके इसमें से जो बीज निकलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कॉर्नर में, इसी को हम लोग क्या करते हैं, ओपन करके इसमें से जो बीज निकलता है उसको खाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, समयुग्मकी पाई जाती है किसमें, शैवाल, आवृत बीजी में, अनावृत बीजी में, इसमें से सभी किस में पाई जाती है। ए नंबर सबसे पहले हमारा आंसर होगा, ए नंबर सही आंसर होगा, शैवाल में समयुग्मकी पाई जाती है। कैसे पाई जाती है देखते हैं। तो प्रजनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो युग्मकों गैमीट के मिलन से बनी रचना जो होती है वो युग्मज होती है, जाइगोट जिसको कहते हैं, और इसके द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है। लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो युग्मक मिल जाए, मिलने से जो रचना बने, युग्मन जाइगोट द्वारा जो नया जीव बने उसे लैंगिक जनन कहते हैं। यदि युग्मक समान आकृति वाले हों तो उसे कहते हैं समयुग्मक। तो यहाँ पे पूछ रहा था समयुग्मक, और शैवाल जो होते हैं कैसे होते हैं, समयुग्मकी होते हैं। समयुग्मकी तब कहेंगे जब लैंगिक जनन हो लेकिन दोनों एक ही प्रकार के हों, हूबहू एक जैसे हों, युग्मक एकदम समान हो, तो उसको कहते हैं समयुग्मकी। और ये किस में पाया जाता है, शैवाल में। और देखते हैं तो शैवाल जो है वो क्लोरोफिल युक्त सरल थाइलॉइड स्वपोषी तथा मुख्यतः जलीय जीव है। क्लियर। ये अलौड़ीय तथा लौड़ीय यानी समुद्री क्षेत्रों में भी पाया जाता है। इसके अलावा बात करें तो वे अन्य आवास जैसे नमयुक्त पत्थर हो गए, मिट्टी हो गए, लकड़ी में भी कई जगह पे ये पाए जाते हैं। उनमें से कुछ कवक लाइकेन में भी होते हैं तथा प्राणियों के संगठन में भी पाए जाते हैं जैसे स्थलीय रीछ। इसके अलावा बात करें तो शैवाल के माप तथा आकार में बहुत विभिन्नता होती है। ये कॉलोनिय जैसे वाल्वक्स तथा तंतुमयी जैसे यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगाइरा तक हो सकते हैं। इसमें कुछ शैवाल होते हैं जैसे कैल्प बहुत विशालकाय होते हैं, नहीं तो बाकी सब बहुत नॉर्मल पाए जाते हैं। इसके अलावा शैवाल का कुछ और भी कहानी है। शैवाल कायिक, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन करते हैं, यह भी याद रखना है। कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है और इसके प्रत्येक खंड से थैलस बन जाता है। अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है। सामान्यतः ये जो बीजाणु होते हैं, जो स्पोर होते हैं, इनमें कशाभिक यानी फ्लैजिला होता है और ये चलायमान भी होते हैं। इसी के वजह से इनमें जनन की क्रिया अलग अलग तरीके। अंकुरण के बाद देखने को मिलता है कि जब पौधा बन जाता है तो लैंगिक जनन में दो युग्मक संगलित भी होते हैं और ये युग्मक कशाभिक युक्त फ्लैजिला तथा माप में समान भी होते हैं। जैसे कौन सा पौधा, यूलोथ्रिक्स। इसी में से देखेंगे शैवालों में से यूलोथ्रिक्स जो दिखाई देगा उसमें ऐसे कंडीशन दिखाई देंगे। अथवा फ्लैजिला विहीन लेकिन समान माप वाले हो सकते हैं जैसे स्पाइरोगाइरा, इनका माप समान होता है और ऐसे जनन को समयुग्मकी कहते हैं। वे सारे जीव जो समान होते हैं वो संलयन की क्रिया करते हैं तो उसको समयुग्मकी कहते हैं। हमें घूम फिर के वो बात भी याद रखना है। जब विभिन्न माप वाले, जो अलग अलग माप वाले दो युग्मक संगलित होते हैं तब उसे असमयुग्मकी कहते हैं जैसे यूडोराइना। इसकी कुछ स्पीसीज है विषम युग्मकी। लैंगिक जनन में एक बड़े अचल स्थैनिक मादा युग्मक से एक छोटा सा चलायमान नर युग्मक सम्मिलित होता है जैसे वाल्वक्स और फ्यूकस में ऐसे देखने को मिलता है। और बात करें तो शैवाल वर्ग तथा उनके महत्वपूर्ण गुणों का सारांश तालिका में दिया गया है जो आप देख सकते हैं। मनुष्य के लिए शैवाल बहुत उपयोगी है। पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुल स्थितिक
कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग शैवाल स्थिर करता है। यानी हम जितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं उसका आधा भाग शैवाल स्थिर कर रहा है। इस वजह से हमको ये समझ लेना चाहिए कि शैवाल हमारे जीवन के लिए कितना ज़रूरी है, अच्छा है। पौधे भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और बात करें तो जीव होने के कारण शैवाल अपने आसपास के पर्यावरण में घुलित ऑक्सीजन का स्तर भी बढ़ा देते हैं। इनके होने से ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ जाता है और ये ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जलीय प्राणियों के खाद्य चक्रों का भी आहार है। और ऐसे बात करें तो पोरफायरा, लैमिनेरिया तथा सरगासम की बहुत सी स्पीसीज ऐसी है, प्रजातियां ऐसी हैं जो समुद्र में 70% स्पीसीज प्रजातियां में से हैं। भोजन के रूप में उपयोग में भी लाई जाती हैं। और कुछ समुद्री भूरे तथा लाल शैवाल बहुत अधिक कैरागीन यानी लाल शैवाल का उत्पादन करते हैं, जिनका व्यावसायिक उपयोग भी होता है। यानी देखिए कितना सारा इसका उपयोग है। फिर बात करें तो जिलेडियम तथा ग्रेसिलेरिया से एगार प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवियों के संवर्धन में किया जाता है और आइसक्रीम बनाने में किया जाता है, जेली बनाने में किया जाता है। ये सब क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से। इसके अलावा बात करें तो कैलोरेला तथा एस्प्रिलाइना एक कोशिकीय शैवाल है, एक कोशिका शैवाल है। इनमें प्रोटीन जो होता है प्रचुर मात्रा में, यानी इनका उपयोग भी कर सकते हैं। तथा यहाँ लिख भी दिया गया है कि यहाँ तक कि इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भी भोजन के रूप में करते हैं। शैवाल 3 प्रमुख भागों में विभक्त किया जाता है। एक क्लोरोफाइसा, फियोफाइसी तथा रोडोफाइसी, ये 3 भाग हैं। इस वीडियो में हम लोग इतना बात करेंगे। अगले भाग में अगले कुछ कहानी के बारे में बात करेंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा।